हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एडू से, जहाँ पे हम एजुकेशन और सक्सेस के अमालगमेशन के बारे में समझेंगे। आज की वीडियो रहेगी हमारी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में, उसके बैकग्राउंड, प्रोज एंड कॉन्स, लिमिटेशंस, मॉडल्स और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के प्रोसेसेस के बारे में। रही बात ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के प्रोसेसेस के बारे में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे विद डिटेल, जहाँ पे हमारी इलस्ट्रेशंस और केस लॉज इन सबका भी मेंशन रहेगा। मैं ये पीपीटी को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रही हूँ, जहाँ पे की पॉइंट्स मेंशनड है, और इन की पॉइंट्स के ऊपर की जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरी मैं थ्रू आउट वीडियो दूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस पूरे टॉपिक पे अच्छी सी क्लैरिटी लाने के लिए। और एंड तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो से भी आप अपडेटेड रहें। तो हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन विदाउट एनी डिले वुड बी बैकग्राउंड। तो अगर आप पहला पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि बोलना चाह रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही थी, वैसे वैसे हमारा ग्लोब, हमारे अर्थ, हमारे पीपल ग्लोबलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के टुवर्ड्स जाते जा रहे थे। लोगों ने आपस में कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे थे, और हमारी मेन रिक्वायरमेंट थी उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म क्रिएट करना। अब जैसे कि हमारे टेक्नोलॉजी में एक हाइक आया था, उसके कारण जो ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म था उसके ऊपर बर्डन आ गया था केसेस को रिजॉल्व करने का। अचानक से इतना सारा बर्डन। अब एक एग्जांपल के तौर समझेंगे कि आजकल के टाइम पे हमारे पास फ़ोन है, इंटरनेट है, गाड़ियाँ हैं। हम फ़ोन उठाते हैं, हम व्हाट्सएप कर देते हैं किसी को कॉलिंग कर देते हैं, किसी को नॉर्मल मैसेजिंग कर देते हैं। हम इंटरनेट खोलते हैं, हम किसी को भी ईमेल कर देते हैं। हम गाड़ी में बैठते हैं, हम एक दूसरे के पास गाड़ी ड्राइविंग करके चले जाते हैं। तो हमारी कम्युनिकेशन आपस में बढ़ रही है ना टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण। तो जहाँ पे भी कम्युनिकेशन रहेगी वहीं पर डिस्प्यूट अराइज होता है। जहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है वहाँ पे डिस्प्यूट अराइज नहीं होता। अब ये जो हमारे मैकेनिज्म के ऊपर जो बर्डन है, उसी के रेफरेंस में हम सेकंड पॉइंट समझेंगे कि पीपल नो लॉन्गर प्रेफर टू अप्रोच कोर्ट्स एंड प्रेफर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। लोग अब प्रेफर नहीं करते कोर्ट रूम्स में जाने का। क्यों? क्योंकि पेंडेंसी इतनी बढ़ चुकी है केसेस की, इतना बर्डन बन चुका है कोर्ट के ऊपर कि वो केसेस टाइमली कर ही नहीं पाता रिजॉल्व। तो लोगों ने क्या करा है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अनलाइक कोर्ट रूम्स ये इंश्योर करता है कि जस्टिस हमारे को टाइमली मिले। अब टाइमली जस्टिस के रेफरेंस में ही हम थर्ड पॉइंट समझ लेंगे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कि जहाँ पे भी जस्टिस आपको डिले हो जाता है वहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपको जस्टिस डिनाई कर दिया गया है एट दी फर्स्ट प्लेस। अगर आपको जस्टिस ही इतना लेट मिलता है कि जिसको जस्टिस मिलना चाहिए उसके दिमाग में कोई रेलिवेंस ही नहीं रहा है जस्टिस का, तो जस्टिस का क्या ही मतलब है फिर। एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं किसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड। ए बोलता है मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा, बी कहता है मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगा। ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, बी इन्फ्रिंज कर देता है राइट्स ए के बाय नॉट गिविंग हिम द प्रॉपर्टी। ठीक है, ए ले जाता है कोर्ट रूम में केस। अब ए का ना ही कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना लीगल हेयर है। ठीक है, ए लेके जाता है कोर्ट रूम में केस, कोर्ट का आता है जो जजमेंट वो आती है 2-3 साल बाद, तब तक ए मर चुका है। तो अब जस्टिस क्या एक्चुअली में ए को मिला? नहीं मिला, ना ही किसी ए के रिप्रेजेंटेटिव को मिला। तो हमारा जो जस्टिस इधर डिले हुआ है उसके कारण देखा जाए तो जस्टिस डिनाई हो जाता है। अब हमने इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा है, मगर इन जनरल की चीज़ कंसिडर्ड रहती है कि डिले हो जाएगा तो डिनाई हो जाता है। अब जस्टिस की हमने थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझी, अब जस्टिस को थोड़ा और समझ लेते हैं कि एक्सेस टू जस्टिस ये कम लोगों को पता होता है, मगर जो हमारा एक्सेस टू जस्टिस है ये एक फंडामेंटल राइट है, जो कि हमारा आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर करता है कि हमारा सबको जस्टिस मिलना चाहिए। अब इसी के रेफरेंस में हम लास्ट पॉइंट समझ लेंगे कि हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के 222nd रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है थ्रू आर्टिकल 39A कि हमारा जो जस्टिस है वो सबको मिले और डिसेबिलिटी के बेसिस पे डिनाई ना कर दिया जाए किसी को जस्टिस। एक एग्जांपल लेके चलो, अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोर्ट फीस नहीं भर सकती, तो क्या मेरे को जस्टिस डिनाई कर दिया जाएगा? नहीं करा जाएगा। और ये चीज़ आपकी इंश्योर्ड है 39A के अकॉर्डिंग और आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड लिमिटेशंस। मीनिंग है हमारी कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन उस वेराइटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस को रेफर करता है
अभी हमारी वैरायटी क्या होती है? वैरायटी होती है हमारी मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, लोक अदालत। इनकी जो रेफरेंस रहती है वो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू रहती है, ठीक है। वो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं रेजोल्यूशन के, कॉन्फ्लिक्ट प्रोसीजर्स, वो असिस्ट करते हैं किस चीज़ में या किसको? वो करते हैं डिस्प्यूटिंग पार्टीज को। क्यों करते हैं? ताकि वो डिस्प्यूटिंग पार्टीज एक अग्रीमेंट पे आ सके। कैसे एक अग्रीमेंट पे आ सके? कोर्ट रूम में जाए बिना या लिटिगेटिंग द सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर मैटर को कोर्ट रूम के प्रोसीजर्स के थ्रू ले जाए बिना या खुद कोर्ट में जाए बिना एक अग्रीमेंट पे आ जाए, ठीक है। और इसको ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब कि होता क्या है, मतलब इसमें क्या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है या लोग बैठते हैं, क्या होता है, ये चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट लाइन से। दी स्ट्रेटेजीज टिपिकली इंक्लूड अ थर्ड पार्टी हु असिस्ट देम इन रिजॉल्विंग इश्यूज। एडीआर में मेजरली हमारे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रहती है जो कि हेल्प करता है उसको डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन में, ठीक है। आप डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ेंगे, की पॉइंट्स इनोमरेट करिए, की पॉइंट्स को कनेक्ट करिए, तो ही आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। अब आती है बात लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस हमारी मेन है। पहली लिमिटेशन है हमारी कि हमारी पेंडेंसी ऑफ द केसेस। हमारे पुराने मैटर तो है ही इतने पेंडिंग, ऊपर से नए और आ रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैं आपको एक रियल फैक्ट देती हूँ कि मोर देन 3 करोड़ केसेस इस टाइम पे हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग है, जो कि बढ़ता ही जा रहा है, रेशियो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। जिसमें से हमारे 1.7 जो करोड़ हैं वो सिविल इन नेचर है, जिसमें से 11 लाख केसेस हमारे 5 साल से ज़्यादा पेंडिंग रह चुके हैं और 5.8 लाख से ज़्यादा केसेस हमारे 10 साल से ज़्यादा कोर्ट रूम में पेंडिंग रह चुके हैं। अब हमारे को ये चीज़ समझ आती है कि इन लाइंस को पढ़ के कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर कितना बर्डन रहता होगा केसेस का, ये वो नहीं, ऐसा नहीं है। सबऑर्डिनेट कोर्ट पे भी कम केसेस की वो नहीं है पेंडेंसी। हमारे 2013 में एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चलता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी 2.68 करोड़ केसेस की पेंडेंसी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी पेंडेंसी इस टाइम पे हमारे कोर्ट रूम में। इतने तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है जितने हमारे पास केसेस आ रहे हैं डेली के। उसी के रेफरेंस में सेकंड पॉइंट समझ लीजिए कि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है जितने हमारे पास केसेस आते हैं। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास, इतने कोर्ट रूम्स नहीं है हमारे पास, इतनी मीन्स नहीं है हमारे वो देने की जस्टिस जितने हमारे पास केसेस आ जाते हैं डेली ऑन अ डेली बेसिस, राइट। थर्ड है हमारी लार्ज वैकेंसीज इन द जस्टिस सिस्टम। इसका मतलब कि इसी के रेफरेंस में आप सेकेंड और फर्स्ट के रेफरेंस में समझेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। रिसोर्सेज के रेफरेंस में भी आ जाएगा ये पॉइंट कि हमारे पास इतने जजेस या लॉयर्स नहीं हैं जितने हमारे पास केसेस डेली ऑन अ डेली बेसिस आते हैं। इतने जजेस कर नहीं सकता, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है इतने केसेस को रिजॉल्व करना जितने उसके ऑन अ डेली बेसिस आते हैं। और हमारा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लॉस। इसका मतलब ये है कि इतना इंडिया, आपको पता ही है इतना वाइड स्ट्रक्चर है इंडिया के, पूरे लीगल सिस्टम इतना वाइड है। इंडिया इन जनरल इतना वास्ट कंट्री है, इतना सब कुछ है इसमें, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, बहुत कुछ है ना, जिसके कारण इतने लॉज हैं, इतने चीज़ों को गवर्न करने वाले कि उसमें से प्रॉपर एक लॉ को एक्सट्रैक्ट करना जो कि एक प्रॉपर रेमेडी दे उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट के रिलेटेड, वो थोड़ा टिपिकल है, टास्क ही टिपिकल है। तो जो हमारी मल्टीसिप्लिटी इन लॉज है वो भी एक रीज़न है हमारा, जिसके कारण हमारा कोर्ट रूम की सिस्टम लिमिट हो रही है। अब हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मॉडल्स के बारे में। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मॉडल्स की 2 क्लासिफिकेशन, मेनली फर्स्ट क्लासिफिकेशन और अदर क्लासिफिकेशन। अब हम क्लासिफिकेशन जो समझ रहे हैं वो रेजोल्यूशन प्रोसेसेस की है, रेजोल्यूशन प्रोसेसेस की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जो हमारे मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन के आगे हम पढ़ेंगे उसकी एक थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है। पहला है हमारा एमिकेबल एंड कंसेंशुअल, जिसमें हमारी पार्टीज के कंसेंट इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। अब इसका हम ऑपोजिट समझ लेते हैं, नॉन कंसेंशुअल। ऑब्वियसली सब कोई भी समझेगा कि अगर कंसेंशुअल का मतलब है कि जहाँ पे कंसेंट रिक्वायर्ड होगी तो नॉन कंसेंशुअल का मतलब होगा जहाँ पे कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें पहला पॉइंट भी समझिए, एमिकेबल एंड एडवर्शियल। इसमें एमिकेबल कंसेंट था, पार्टीज के एमिकेबल मतलब फ्रेंडली तरीके से कंसेंट था, और एडवर्शियल एंड नॉन कंसेंशुअल, इसमें भी पार्टीज की कंसेंट रिक्वायर्ड है। अगर आप पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, पार्टीज डू नॉट रिक्वायर दी ओपोनेंट्स अप्रूवल। पार्टीज की तो रिक्वायरमेंट पूरी, मतलब कंसेंट पूरी है, मगर ओपोनेंट की नहीं है, अप्रूवल नहीं है उसका।
टू सबमिट देयर डिस्प्यूट टू प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर यहाँ पे हो गया हमारा कोई भी प्रोसेस ऑफ ADR, बी इट नेगोशिएशन, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, इन सब प्रोसीजर के डिस्प्यूट ले जाने का जो अप्रूवल है ओपोनेंट का, उसके बिना जब वो पार्टी अपने केस को प्रोसीजर के थ्रू ले जाती है, अपने डिस्प्यूट को प्रोसीजर के थ्रू ले जाती है, जो कि सेटल होता है किस बेसिस पे, हमारे फैक्ट्स को एसेस करने के बाद या जो लीगल आर्ग्यूमेंट है पार्टीज की उसे एसेस करने के बाद। समझ आई? अब है हमारा फर्दर डिस्टिंक्शन। अब हमारी फर्दर डिस्टिंक्शन है 4 बेसिस की, डिटर्मिनेटिव, फैसिलिटेटिव, एडवाइजरी एंड हाइब्रिड। काफ़ी चीज़ों की तो जो डेफिनेशन है वही जो हमारा पॉइंट है वही डिफाइन कर देता है चीज़ों को, मगर फिर भी हम थोड़ा ढंग से समझेंगे। डिटर्मिनेटिव प्रोसेस क्या होता है? डिटर्मिनेटिव प्रोसेस का मतलब होता है जहाँ पे हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रैक्टिशनर इवैल्यूएट करता है डिस्प्यूट को, ठीक है, किस चीज़ के बेसिस पे, फॉर्मल एविडेंस के बेसिस पे या आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे, और वो एक डिटर्मिनेशन पे आ जाता है बाय द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग। ठीक है, इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए आप, आर्बिट्रेशन, एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन या प्राइवेट जजिंग। ठीक है, अब फैसिलिटेटिव प्रोसेसेस क्या होते हैं? फैसिलिटेटिव प्रोसेसेस होता है जहाँ पे हमारा ADR का न्यूट्रल रोल रहता है पार्टीज को असिस्ट करने के लिए, किस चीज़ के रिगार्डिंग? डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। कैसे? ऐसे कि वो अपने डिस्प्यूट के अंदर जो इश्यूज हैं उससे प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, और एक नेसेसरी ऑप्शन को डेवलप कर पाए कि वो किस नेसेसरी ऑप्शन को रेफर करेंगे। ठीक है, रेफर ऑप्शन रह सकता है हमारा प्रोसेसेस या प्रॉपर हमारा रेमेडी, और एक ऑल्टरनेटिव को कंसीडर करें। हर वक्त हम लिटिगेशन के थ्रू नहीं जा सकते, तो एक ऑल्टरनेटिव को कंसीडर करना भी हमारा फैसिलिटेटिव प्रोसेस रहता है, हमारा ADR रेजोल्यूशन प्रोसेसेस का। एंड मेक एन एफर्ट टू रीच एन अग्रीड सेटलमेंट ऑन द इश्यूज इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट। ठीक है, इसके आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, नेगोशिएशन, फैसिलिटेशन, कंसीलिएशन एंड मीडिएशन। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि डिटर्मिनेशन में आपको डिटर्मिनेशन ऑफ हमारी जो हमारा डिस्प्यूट है उसका डिटर्मिनेशन, उसके एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स की डिटर्मिनेशन जो कि प्रैक्टिशनर करता है इवैल्यूएशन ऑफ द होल प्रोसीडिंग्स के बाद। फैसिलिटेशन में ये है कि वो पार्टीज को फैसिलिटेट करता है। कैसे फैसिलिटेट करता है? बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्प्यूट या नेसेसरी ऑप्शंस या नेसेसरी ऑल्टरनेटिव्स के बाद। इन दोनों के मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिए, तो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। एडवाइजरी, एडवाइजरी का रहता है मेन कि हमारा एडवाइस करना पार्टीज को, या कंसीडर करवाना, या अप्रेस करवाना, या एडवाइस कराना पार्टीज को किस चीज़ के रिगार्डिंग? फैक्ट्स, वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में, या फिर हमारे पॉसिबल एंड डिज़ायरेबल आउटकम्स के बारे में, और हमारे जो लॉ इन मोशन है उसके बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में जब उसका एडवाइस देता है पार्टीज को, तब एडवाइजरी प्रोसेस सामने आता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए आप इसका, केस अप्रेजल, एक्सपर्ट अप्रेजल हो गया, केस प्रेजेंटेशन हो गया, मिनी ट्रायल हो गया, और अर्ली न्यूट्रल इवैल्यूएशन, जिसमें से आप मिनी ट्रायल और अर्ली न्यूट्रल इवैल्यूएशन वीडियो के एंड में समझेंगे। हाइब्रिड प्रोसेसेस, हाइब्रिड प्रोसेसेस तब होता है जब हमारी इंक्लूजन होती है या अमैल्गमेशन होती है 2 या 3 ADR के प्रोसेसेस की। जस्ट एन एग्जांपल आप समझ लीजिए, मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन, इनकी जब अमैल्गमेशन होती है जैसे अलग अलग मेथड्स की, वहाँ पे हमारे हाइब्रिड प्रोसेस सामने आता है। प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज है हमारे इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, एक्सपीडियस होना चाहिए, स्पीडी एंड एफिशिएंट होना चाहिए। थर्ड हमारा इनफॉर्मल होता है क्योंकि पार्टी से सिलेक्ट करे थर्ड पार्टी को, और वो प्लेस भी डिसाइड खुद ही करे, तो इनफॉर्मल प्रोसेस है। और एक प्राइवेट प्रोसेस है, ठीक है, और रिलेशनशिप सिक्योर रहता है क्योंकि इधर बहुत एमिकेबल तरीके से रिजल्ट्स इंश्योर कर जाते हैं, और जिसके रेफरेंस में आपको 6 पॉइंट समझ सकते हैं एमिकेबल रिजल्ट्स। कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में कि कॉन्फिडेंशियलिटी किस किस चीज़ों की मेंटेन करनी होती है, मगर मैं आपको न्यूमरेट कर देती हूँ इधर। जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गई, प्रोमिसेस हो गई, कोई प्रोडक्शन ऑफ आपका स्टेटमेंट हो गया,
उन सब चीज़ों की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है। और 8th है कि पार्टीज ही कंट्रोल करती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो पूरा कंट्रोल रहता है हमारी पार्टीज के थ्रू। जैसे मैंने आपको ये प्राइवेट प्रोसेस से समझाया कि पार्टीज को थर्ड पार्टी सेलेक्ट करती है, प्लेस ऑफ ट्रायल सेलेक्ट करती है, तो हमारी पार्टीज में कंट्रोल रहता है। अब हम किसी भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पास जाते हैं जब तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट होता है कि हमारा मैटर के पास एक फाइनलिटी आ जाएगी, तो वो फाइनलिटी ऑफ रिजल्ट आ गया। 10th है हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्योंकि एमिकेबली रिजल्ट को अनाउंस करता है, तो हमारा जो पार्टिसिपेशन रहता है वो बहुत एकदम से कम्युनिटी को इन्वॉल्व करता है। कौन सा है हमारा कि कोई गारंटीड रेजोल्यूशन नहीं होता, इसमें कोई गारंटी नहीं होता कि आपको रेजोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, आपको आगे भी अप्रोच करने के लिए बोल दिया जाता है कि हमारे फेलियर रिपोर्ट अगर सबमिट कर दी जाए तो। इसमें डिसीजंस फाइनल होते हैं, अपीलेबल इन नेचर नहीं होते हैं। लिमिटेशंस ऑन अवार्ड्स, अब मैं आपको ADR में थोड़ी ना जाके ये बोल दूंगी कि आपको सजाए मौत है या आपको पूरी उम्र कैद है। एक अवार्ड में लिमिटेशन होती है जिसके बेसिस पे आप लास्ट पॉइंट समझिए, जैसे सूटेबिलिटी, कि हमारे लिमिटेशंस ऑन अवार्ड्स तो है ही है, मगर सूटेबिलिटी के ऊपर भी एक लिमिटेशन है कि मतलब हर केस ADR के लिए सूटेबल नहीं है। अगर किसी ने ANZ का मर्डर किया है तो मैं ADR में लेके नहीं जा सकती उसे। और लास्ट है हमारा नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। इसमें कई बार जो हमारी एमिकेबल रिलेशन को मेंटेन करने के चक्कर में आधे तो फैक्ट डिस्क्लोज होते ही नहीं है, और इतना इनफॉर्मली लेके चल जाते हैं लोग इस प्रोसेस को कि तब भी वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं फैक्ट्स को। अब हम समझेंगे DR प्रोसेसेस को। DR प्रोसेसेस हमारे दो टाइप के होते हैं, बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग। जिसमें बाइंडिंग होता है जब वहाँ पे हमारा जो डिसीजन होता है वो मैंडेटरी हो जाता है सामने वाली पार्टी को फॉलो करने के लिए। नॉन बाइंडिंग होता है जहाँ पे हमारी पार्टीज को मैंडेटरी नहीं होता वो डिसीजन फॉलो करने के लिए। ये दोनों टाइप के 5 डिस्टिंक्शन होती हैं, मीडिएशन, नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, हाइब्रिड एंड लिटिगेशन। जहाँ पे नेगोशिएशन का मतलब होता है जब दो पार्टी साथ में आके नेगोशिएट करती है मैटर्स को और एक प्रॉपर एमिकेबल रिजल्ट पे आती हैं आपस में डिस्कस करके, यहाँ पे थर्ड पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। मीडिएशन होता है जब दो पार्टीज आती हैं आपस में और मैटर को रिजॉल्व करती हैं, और जो थर्ड पार्टी का डिसीजन है, जो थर्ड पार्टी का रोल होता है वो होता है दोनों पार्टी के बीच में एक इंश्योर करना एमिकेबल रिलेशन, या इंश्योर करना कि वो दोनों अपना डिस्प्यूट को सेटल करा दें। वहाँ पे जो थर्ड पार्टी का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है। आर्बिट्रेशन में क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मीडिएशन कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही रहता है, मगर जो थर्ड पार्टी के वो डिसीजन दिया गया है या जो अवार्ड दिया गया है वो बाइंडिंग हो जाता है पार्टीज के ऊपर। और हाइब्रिड में दो मेथड्स की अमालगमेशन, लिटिगेशन का प्रॉपर कोर्ट प्रोसीजर्स। हाइब्रिड फर्दर डिवाइडेड है मिनी ट्रायल के बीच में, अर्ली न्यूट्रल इवैल्यूएशन के बीच में, एवोल्यूशन के बीच में एंड मेडोला के बीच में। जिसमें हमारा मिनी ट्रायल कहता है कि एक प्रोसेस जहां पे हमारे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रैक्टिशनर या किसी जज के इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, किस चीज के लिए, ताकि पार्टीज एक पॉसिबल या डिजायरेबल आउटकम पे आ सके। ठीक है, ये एक तरह से मिनी ट्रायल इसलिए बोला जाता है कि एक ट्रायल का ही प्रोसेस है क्योंकि जज का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, मगर ये प्रॉपर एक ट्रायल नहीं होता। ठीक है, अर्ली न्यूट्रल इवॉल्यूएशन। अर्ली न्यूट्रल इवॉल्यूएशन का मतलब होता है जहां पे पार्टीज एट एन अर्ली स्टेज आ जाती है और ये बोलती है अपनी की एलिमेंट्स को इन्यूमरेट करने के बाद जो कि डिस्प्यूट्स में आ सकते हैं, अपने मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग इट वो पहले ही कंसीडर कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट मेडोला, जिसका मतलब है ये एक अब्रीविएशन है और आई गेस इसमें ए गायब है, MEDALOA। ठीक है, जिसका मतलब है मीडिएशन एंड लास्ट ऑफर आर्बिट्रेशन। इसका मतलब ये है कि जब हम मीडिएशन प्रोसेस के थ्रू एक प्रॉपर डिसीजन पे नहीं आ पाते तो पार्टीज जो कि ए और बी पार्टीज को एक चांस दिया जाता है अपनी लास्ट ऑफर पे आने की, और जो थर्ड पार्टी है उसको जिसका भी लास्ट ऑफर प्रॉपर लगता है, कंसीडरेट लगता है, वो उसे कंसीडर कर लेता है। तो उसका मतलब ये होता है। अब मिड आर्ब का मतलब होता है इट इज एन एब्रिविएशन फॉर मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन, जिसमें हमारी मीडिएशन पहला प्रोसेस फॉलो होता है एंड देन आर्बिट्रेशन प्रोसेस फॉलो होता है एक ही पर्टिकुलर डिस्प्यूट पर, जहां पर हमारे इनफर्स्ट जो मीडिएटर है एक अग्रीमेंट के थ्रू एक्ट करता है मीडिएटर। ठीक है, अग्रीमेंट के थ्रू ही आ सकता है थर्ड पार्टी। ठीक है, एक अग्रीमेंट के थ्रू मीडिएटर एक्ट करता है और एक आर्बिट्रेटर भी एक्ट करता है।
और पहले वो मैटर मीडिएशन के थ्रू जाता है, तब भी रिजॉल्व नहीं होता, तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू जाता है, जहाँ पे अवार्ड जो था वो बाइंडिंग हो जाता है। मीडिएशन में तो बाइंडिंग नहीं होता ना अवार्ड, आर्बिट्रेशन में हो जाता है, तो इसलिए वो मीडिएशन के बाद आर्बिट्रेशन में जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कंटेंट अच्छा लगा हो या आज का मैटर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।